सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर लेकर आए हैं झारखंड बोर्ड का मैथमेटिक्स क्लास 12 टर्म 1 का सेट 2 का डिटेल सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम बात करते हैं अपने जो कॉमन इंस्ट्रक्शंस हैं उसको लेकर बात कर लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टाइम आपका वही 90 मिनट्स, दैट मीन्स 1.5 घंटे का टाइम होगा। जो फुल मार्क्स होंगे वो आपके 40 मार्क्स के एग्जाम होंगे। सारे क्वेश्चन करना आपको कंपलसरी है, कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर। और सेकंड पॉइंट है, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितने हैं, 40 क्वेश्चन आपको टोटल दिए जाएंगे। दैट मीन्स कह सकते हैं कि आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलते हैं। और यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन के लिए, जैसा कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 4 ऑप्शन, जिसमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे। दैट मीन्स देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो हमारा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन ए सेट ए, ठीक है, हमारे पास एक सेट ए गिवन है। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट कौन कौन है, 1 2 3 4 5। ठीक, ए रिलेशन इज डिफाइंड। ठीक है, और इसमें जो रिलेशन डिफाइंड किया गया आर, वो कैसे डिफाइंड किया गया है। ठीक है, वो डिफाइंड किया गया है एक्स कॉमा वाई, जहां पर कि एक्स और वाई क्या है, एलिमेंट होंगे किसके, ए के। ठीक है, और एक एलिमेंट हमें गिवन है सेट में 1 2 3 4 5, और सच दैट कि जो एक्स है वो लेस देन वाई भी होना चाहिए, यानी एक्स क्या होना चाहिए, वाई से छोटा भी होना चाहिए। तो चेक करते हैं कि सबसे पहले कि रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई सेट ए है, ठीक है, यानी ए कोई एलिमेंट है सेट ए का, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए और ए बी क्या होना चाहिए, ये अगर ए और ए बी होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कि रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्या यहाँ पर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो चेक करते हैं। जैसे मान लो कि लेते हैं 1, ठीक है, तो क्या 1 इज लेस देन 1 होगा, क्योंकि जो हमें रिलेशन गिवन है ना वो इस टाइप से, एक्स इज लेस देन वाई। क्या 1 से लेस देन होता है, नहीं, दैट मीन्स कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक, सिमेट्रिक में प्रॉपर्टी क्या कहता है हमें, सिमेट्रिक की हमें जो प्रॉपर्टी होती है कि सपोज ए एलिमेंट है ए का एंड बी एलिमेंट है बी का, तो अगर रिलेशन सिमेट्रिक है तो ए कॉमा बी होल्ड करना चाहिए और बी कॉमा ए भी होल्ड करना चाहिए। चेक करते हैं, यहाँ रिलेशन क्या गिवन है, मान लो इसमें हम कोई नंबर 2 चूज कर लेते हैं 1 2, तो 1 इज लेस देन 2, ये सही है। एंड क्या 2 इज लेस देन 1 होगा, क्या 2 1 से छोटा होता है, नहीं, तो ये रिलेशन भी होल्ड नहीं करेगा सिमेट्रिक। लास्ट चेक करते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ कि वो अपने हिंदी मीडियम में इन सारे वर्ड को क्या यूज करते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन का हिंदी में भी लिखा हुआ है, जिसे ट्रांजिटिव को हम कहते हैं संक्रामक। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि लेट सपोज ए बी सी अगर एलिमेंट है ए के, ठीक है, तो क्या अगर ए इज लेस देन बी है एंड बी इज लेस देन सी है, तो दिस इंप्लाइज ए इज लेस देन सी होना चाहिए। चेक करते हैं यहाँ पर है कि नहीं। तो 1 इज लेस देन 2 सही है, ठीक, 2 इज लेस देन 3 सही है। क्या इसका इंप्लाइज कर सकते हैं कि 1 इज लेस देन 3, ठीक है, हाँ ये सही है, यानी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। ठीक, तो कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी कैसा है, ये प्रॉपर्टी है वो हमारा कैसा, किस टाइप का रिलेशन होगा, ये रिलेशन होगा हमारा ट्रांजिटिव, दैट मीन संक्रामक रिलेशन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में 2 है, लेट ए 2 4 6 सेट। ठीक है, हमारे पास यहाँ एक सेट दिया हुआ है ए, जिसके एलिमेंट कौन कौन से हैं वो लिख लेते हैं, 2 4 6 8। स्टूडेंट्स को कर रहा हूँ वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना स्लोली, ठीक है, तभी आपको सारे क्वेश्चन के आंसर समझ आएंगे कि इसका सोल्यूशन ऐसा क्यों हो रहा है। तभी आपके इस टाइप के क्वेश्चन के अगर एग्जाम में कोई डिफरेंट क्वेश्चन आता है तो भी आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। रट के आंसर कोई फायदा नहीं है मैथमेटिक्स में, एटलीस्ट। कल हमें ये दिया हुआ एक ठीक सेट, इसमें जो लेसन गिवन है वो लेसन किस टाइप से गिवन है, 2 4, ठीक, 4 2 और 4 6, ठीक, और 6 4, ठीक हो गया। तो कह रहा है बताओ ये किस टाइप का रिलेशन होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, दैट मींस स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है या
नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव होगा तो क्या होता, अगर रिफ्लेक्सिव होता, ठीक है, रिफ्लेक्सिव अगर रिफ्लेक्सिव होता यानी समतुल्य होता तो 2,2 भी एलिमेंट भी होता यहाँ पर, जो कि इस लेसन में हमें दिख तो नहीं रहा है ऐसा कोई एलिमेंट है 2,2 या फिर 4,4, 6,6, ठीक है, एंड 6,6 एंड 8,8, ये तो आपको दिख नहीं रहा है, यानी रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं एक बार, सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक, सिमेट्रिक में हमें क्या क्या दिया हुआ है 2, 4, अगर 2, 4 है तो 4, 2 भी मिलना चाहिए, वो भी गिवन है, ठीक, एलिमेंट है। अच्छा, अगर 4, 6 गिवन है तो 6, 4 भी मिलना चाहिए, ये भी हमें गिवन है, ठीक है, यानी ये सिमेट्रिक तो होगा, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक, वैसे ऑप्शन में क्या दिया हमें, डिफरेंट डिफरेंट दिया है, तो ऑप्शन तो आप हमारा यहाँ पर बी दिख जा रहा है, सिमेट्रिक एंड सममित। एक बार रिफ्लेक्ट ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा कोई एलिमेंट दिया हुआ है 2,4 है एलिमेंट और एक 4,6 है, तो क्या हमें 2,6 में मिल रहा है, ऐसा कोई एलिमेंट दिख रहा है ये जो लेसन में गिवन है, क्या इसमें 2,6 का एलिमेंट दिख रहा है कहीं, नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, तो यानी ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, बी, सिमेट्रिक लेशन है, दैट मीन्स ये सममित लेशन होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। लिख रहा है कि हमारे पास एक सेट है ए, ठीक, सेट ए है, इसके जो एलिमेंट है वो हमारे पास है पी, क्यू एंड आर। ठीक, कह रहा है इनमें से बताओ कौन सा, जो 4 रिलेशन दिए हुए हैं R1, R2, R3 एंड नन ऑफ दिस, इनमें से कौन सा रिलेशन है जो कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए को डिफाइन करेगा। ठीक है, ए पे क्या रिलेशन, एक तुल्यता संबंधित है, तो एक तुल्यता है तो क्या क्या मिलना चाहिए हमें, देखते हैं। R1 में क्या क्या हमारे पास PQ है, ठीक है, चेक करते हैं ऑप्शन से, PQ है, QR है, PR है, PQ है। अगर रिफ्लेक्सिव होता, ठीक, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, एक तुल्यता, ये क्या होती है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये रिलेशन होता है जब आपके तीन के तीनों रिलेशन सेटिस्फाइड हो। कौन कौन से, पहला होता है रिफ्लेक्सिव, ये भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक, सेकंड आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, और थर्ड आपका ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर ये तीनों है तो हम कहेंगे कि रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये तीनों होल्ड करने चाहिए। यानी अगर रिफ्लेक्सिव है तो P और P भी मिलना चाहिए, ठीक, Q भी मिलना चाहिए, और R भी मिलना चाहिए, ठीक। क्या ये चीज ऑप्शन में मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं, पहला ऑप्शन तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस तो होगा ही नहीं, पहला गलत हो जाएगा। सेकंड में आते हैं, देखते हैं। अब देखो सेकंड भी हमारा रिफ्लेक्सिव तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि RQ है, RP है, RR है, ठीक, और एक QR है, ठीक। क्या हमें यहाँ पर PP और जो RR तो हो गया, ठीक, ठीक, चलो RR तो मिल गया, अब क्या R, अगर Q है, ठीक, तो QR भी हमें मिल रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन RP दिया है, क्या इसका PR हमें कहीं गिवन है, PR ये तो गिवन नहीं है, यानी ये भी हमारा सिमेट्रिक तो नहीं हुआ ये, ठीक। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, और सेकंड ऑप्शन में अगर सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, PP है, QQ है, R है, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव तो हो गया, लेकिन अब PQ है तो QR ही मिलना चाहिए, अब QR नहीं है तो सिमेट्रिक हुआ नहीं, सिमेट्रिक नहीं हुआ तो ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्स इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमें 4 में कह रहा है कि एक फंक्शन गिवन है, हमें फंक्शन किस टाइप से गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक, फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक जो किस पे डिफाइंड है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है ये फंक्शन, ठीक। सिमिलरली एक दूसरा फंक्शन भी हमें डिफाइंड किया गया है, ये फंक्शन था एफ, सेकंड फंक्शन है जी, जो भी रियल नंबर से, इनका डोमेन और रेंज दोनों क्या है, रियल नंबर है, R2R, और GX ये कैसे डिफाइंड है, ये डिफाइंड है हमें sin x, ठीक। हमसे पूछा बताओ g ऑफ एफ एक्स क्या होगा,
ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, g ऑफ fx। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, fx वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू हमें एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख लिया। अच्छा, अब आता है g ऑफ एक्स स्क्वायर। जहां x है वहां क्या लिखेंगे हम, साइन x। तो अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन x की जगह एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी g ऑफ f ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, अब किसी को लगेगा कि ऑप्शन नंबर बी, तो देखो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों डिफरेंट है। साइन एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। क्यों, थोड़ा सा एक हिंट देता हूं, क्यों, क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर का कहने का मतलब होता है कि पहले एंगल को स्क्वायर कर लो उसके बाद साइन फंक्शन लगाओ। इसमें क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पहले साइन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो और उसका स्क्वायर करो। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। और साइन एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि पहले क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, यानी जो भी एंगल उसका स्क्वायर कर लेंगे उसके बाद लगाएंगे साइन फंक्शन। तो ये दोनों डिफरेंट चीज है। ठीक है, इसलिए ध्यान देना करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, एक फंक्शन डिफाइंड है हमें एफ, इस टाइप का डिफाइंड है, देख लेते हैं। फंक्शन एक डिफाइंड है, देखो एन टू एन। ठीक है, ध्यान रखना एन टू एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है, और नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है, 1 से। ठीक है, 1 2 3 ये हो तुम्हारे नेचुरल नंबर, 4 ऐसे इनफिनिटी तक, यानी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को कहते हैं हम नेचुरल नंबर। डिफाइंड कैसे फंक्शन, फंक्शन लिखा है एफ एक्स। ठीक है, देखो सबसे जो टफ क्वेश्चन आते हैं वो मेरे अकॉर्डिंग रिलेशन ऑफ फंक्शन चैप्टर के होते हैं। ठीक है, जहां पर आपको कंसेप्ट समझना होता है तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। क्या था कि बताओ ये 1 1 है या ऑन टू है कि नहीं, देख चेक करते हैं। अगर 1 1 फंक्शन है, ठीक है 1 1 फंक्शन तो क्या होना चाहिए कि एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 होना चाहिए। ठीक है, और एफ एक्स 1 कितना हो जाएगा 2x1, और एफ एक्स 2 को क्या लिख सकते हैं हम 2x2। कहाँ से लिख रहे हैं, इस वाइलेशन से लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ से 2 से 2 कैंसल आउट होगा, x1 की वैल्यू x2 पे आ जाएगा, यानी ये 1 1 तो हो गया। चेक करते हैं ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, ऑन टू चेक कैसे करेंगे, तो हमें एफ एक्स इक्वल टू दिया है 2x, एफ एक्स लेट सपोज y मानते हैं, तो y इक्वल टू 2x होगा। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y/2। ठीक, अब देखो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू होगा 2x होता है। ठीक है, 2 इंटू और एफ एक्स इक्वल टू 2x है। ठीक, एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा y/2। ठीक, इक्वल टू 2 इंटू y/2 होना चाहिए। ठीक, अब बताओ 2 से 2 से तो कैंसिल हो गया, यानी y तो वैल्यू आ रही है। अब बताओ क्या y की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो क्या ये फंक्शन डिफाइंड होगा, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है y/2 इक्वल टू y। ठीक, अब बताओ क्या अगर यहां पर y की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, तो ये तो 1 आ गया। ठीक, क्या ये नेचुरल नंबर है, हाफ, हाफ नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, ये हाफ क्या है, ये जो हाफ है वो नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है। ठीक है, यानी पार्ट नहीं हुआ, दैट मीन्स तो ये ऑन टू फंक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ये हाफ पे तो डिपेंड ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो डोमेन और रेंज हो किस पे दिया हुआ है, नेचुरल नंबर होना चाहिए दोनों, और हाफ नेचुरल नंबर होता नहीं है, यानी ये ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, तो इसलिए इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ये बेसिक प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व एग्जाम्पल मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैव इनवर्स, किस फंक्शन का इनवर्स वैलिड है। तो देखो सबसे पहली बात कि इनवर्स फंक्शन कब होता है, किसे कहेंगे इनवर्स फंक्शन। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट समझना, इनवर्स फंक्शन के लिए क्या करना चाहिए, फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन ऐसा है तो ही उसका इनवर्स निकल पाएगा। ठीक है, अगर कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा तो ही उसका इनवर्स हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अच्छा, 1 1 एंड ऑन टू का अगर आप ग्राफ देखोगे ना, थोड़ा सा आपको ग्राफ मेथड समझाते हैं क्या होता है कि 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, तो क्या होता है कि हर एक का एक का इमेज, यानी ABCD, इसका इमेज यहाँ मिलना चाहिए, यानी मान लो MNOP। ठीक है, सभी का सिंगल इमेज मिलना चाहिए इस टाइप से। ठीक है, एक एक इमेज मिलना चाहिए सिर्फ। ठीक, और सभी का इमेज हमें मिलेगा
मान लो सेट ए है या सेट बी है, तो ए से बी में अगर कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, ए से बी में अगर कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो ए के हर एलिमेंट का इमेज हमें बी में मिलेगा, ठीक, और बी के का हर एक प्री इमेज हमें ए में मिलना चाहिए, ठीक है, और सारे के सारे का एक ही इमेज मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं 1 1 n ऑन टू फंक्शन, और इसी का ही इनवर्स हम फाइंड कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में देखो, ठीक है, ऑप्शन बे से हम ऑप्शन नंबर ए का हम बनाते थोड़ा सा। क्या ये फंक्शन डिफाइंड है? देखो यहाँ पर दे रहा है 1 2 3 4, और यहाँ सेकंड एलिमेंट कितना है 10, ठीक, 1 10 2 10 ऐसे आ गया। अब सारे एलिमेंट का इमेज क्या मिल रहा है फंक्शन ए से बी में, सेम पे आ रहा है, तो ये तो हुआ ही नहीं। ये तो क्या हुआ, ये हमारा इनवर्स फंक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि ये 1 1 n ऑन टू नहीं है, ठीक। ऑप्शन में बी चेक करो, ठीक है, ऑप्शन बी क्या है 5 6 7 8, यहाँ जो हमें गिवन है वो है 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर जो सेट में दिए हुए हैं, 5 से 4 का आना चाहिए, ठीक, 5 से 4 है, 6 से 3 भी है, फिर देखो 7 से फिर 4 आ गया, ठीक है, यानी 4 पे दो दो जगह से आ रहे हैं, 5 से भी आ रहा है 7 से भी आ रहा है। इस पे जैसे आया ये फिर से हमारा 1 1 है ना, फंक्शन हुआ नहीं, ये भी गलत ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में है 2 3 4 5, ठीक, एक सेट ये हो गया। सेकंड सेट देखते हैं, ठीक, क्या सबका सिंगल इमेज मिल रहा है 7 9 11 एंड 13। देखो 2 का है 7, एक इमेज मिला, 3 का 9 ये भी मिल गया, 4 का 11 ये भी सिंगल मिल रहा है, और लास्ट में चेक करते हैं 5 का 13 ये भी मिल रहा है, यानी सबका एक एक सिंगल इमेज मिल रहा है, और सारे का सारे जो हमारा मान लो बी सेट हो गया उसका सभी का एक प्री इमेज हमें ए में भी मिल रहा है, ठीक है। तो यानी ये रिलेशन कैसा होगा, ये 1 1 n ऑन टू है, और 1 1 ऑन टू हुआ तो इसका इनवर्स जरूर निकलेगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वीडियो को पॉज करके एक बार ध्यान से जरूर सुनना, तब जाकर आपको एक कंसेप्ट क्लियर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/√2, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है, तो चेक करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू जो आप कॉस का आता है ना, कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू वो कहाँ से किसके बीच लाई करता है, कॉस इनवर्स का कहाँ से होता है, ये 0 से पाई के बीच लाई करता है, ठीक, यानी 0 से पाई के बीच में वो एंगल मिलना चाहिए। तो लिखते हैं लेट, ठीक है, कॉस इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा, तो लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2, ठीक, कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2 किसके लिए होता है, कॉस π/4 के लिए, ठीक। अब π/4 तो ऑप्शन में है नहीं, ठीक, π/4 तो ऑप्शन में है नहीं, अब क्या कोई और ऑप्शन हो सकता है इसमें 5π/4 या 3π/4 हो सकता है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछा गया है। अगर आप 3π/4 करोगे तो कहाँ हो जाएगा, क्या 0 और पाई के बीच में भी लाई करता है या नहीं, ठीक है। तो देखो 7 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है ना, अब देखो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 और पाई के बीच में लाई करना चाहिए, एक π/4 भी हो सकता है, और प्रिंसिपल वैल्यू कौन सा हो सकती है, क्या कॉस 3π/4 भी हो सकता है। चेक करते हैं, कॉस 3π/3 π/4 के लिए कितनी होगी, कॉस 3π/4 को हम क्या सकते हैं, कॉस π/2 प्लस π/2, तो प्लस π/2 प्लस π/4, इसकी वैल्यू होती है कॉस 3π/4, और कॉस π/2 प्लस π/4 के लिए कितनी होती है, माइनस कॉस सॉरी माइनस साइन, ठीक है, इसके लिए कितनी होती है, कॉस पाई प्लस थीटा के लिए कितनी होती है, माइनस साइन π/4, इसके लिए कितनी अच्छी थी, -1/√2, ठीक, यानी ये तो होगा नहीं, इस चीज का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी नन ऑफ दीज, क्योंकि π/4 कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। हमारा इसका जो प्रिंसिपल कितना होना चाहिए था, वो हमारा π/4 होना चाहिए था, जो ऑप्शन में है नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं द वैल्यू ऑफ कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इच, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, चेक करते हैं कॉट, ठीक, tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, इसके लिए कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है कॉट
इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है π/2 के इक्वल, ठीक। एंड cot π/2 की वैल्यू कितनी होती है, cot π/2 की वैल्यू हो जाती है 0, ठीक है, यानी cot π/2 यानी cot 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कह रहा था वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो एक्स की वैल्यू किसके बीच लाई कर रही है, 0 और 1 के बीच में, ठीक है, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा एक्स का वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चन को आपने सेट 1 में भी देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक्स को एज्यूम करते हैं, ठीक है, जो हमारे बेसिक एजम्पशन है। अगर हम एक्स इक्वल टू tan थीटा लिखें तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। ये इक्वल किसके हो जाएगा, इसको मान सकते हैं, दिस इंप्लाइज की हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो होता है cos 2 थीटा के इक्वल। अब हमें साइन का फंक्शन यूज करना है तो लिखेंगे साइन इनवर्स, ठीक, इसको लिख सकते हैं साइन 90 में थीटा कितना होता है, यानी साइन 90 π/2 माइनस थीटा यानी 2 थीटा, साइन 90 में थीटा होता है cos थीटा, तो आ जाएगा साइन 90 माइनस साइन π/2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू cos 2 थीटा के इक्वल आएगी। अब यहाँ से लिख सकते हैं ये π/2 माइनस 2 थीटा होगा, ठीक। अब यहाँ से आते हैं आगे, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो गई π/2 माइनस 2, और थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखोगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x, ठीक, तो हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स x। तो हमारा यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आते क्वेश्चन नंबर 10 में, इफ लिख रहा है इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू -1/2 देन वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है। ये क्वेश्चन ही मुझे रॉन्ग है, इसका मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी हमें क्या कहता है, हमें क्या होता है कि साइन इनवर्स x की वैल्यू थीटा होती है, यहाँ पर थीटा हमारा कोई एंगल होता है, कोई नंबर नहीं होता है, ठीक, जो कि एंगल नहीं होता। अब देखो यहाँ पर जो दिया वो एक नंबर है, कोई एंगल तो नहीं है पाई के टर्म में, ठीक है, और ये एंगल रेडियन में होना चाहिए। अब ये एंगल तो यार ये एक नंबर है, जबकि होना चाहिए क्या, एक एंगल होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो मुझे थोड़ा सा डाइसी दिख रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है इस क्वेश्चन में, इसका मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो कोई अदर चैनल देख सकते हो, लेकिन डिटेल सॉल्यूशन के लिए आप चाहो तो एक बार एनसीईआरटी बुक में देख लेना, या आपने कहीं भी पढ़ा हो तो चेक कर लेना क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन रॉन्ग है थोड़ा। क्वेश्चन में 11 कह रहा है कि देखो ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट है या मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स है। क्यों, देखो मैट्रिक्स का साइन ऐसा होता है। तो कह रहा है ये दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल है तो बताओ एक्स और वाई की वैल्यू क्या क्या होगी। तो अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो सभी का पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के इक्वल, थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल और फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के इक्वल होना चाहिए। यानी यहाँ से लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 3 है, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 7 है। पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x इक्वल टू 10, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2y इज इक्वल टू -4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो x की वैल्यू हो गई 5, y की वैल्यू हो गई -2, और यहाँ से जो आपको करेक्ट ऑप्शन दिखेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। याद रखना ये एक मैट्रिक्स है, इसलिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट होता तो फर्स्ट यानी जो लेफ्ट साइड में हमारा जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू सेकंड साइड में जो हमारा डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू के इक्वल करते हैं, वहां इक्वेट करते हैं दोनों को सॉल्व करने के बाद। यहाँ पर सिर्फ एक एक एलिमेंट को इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे पूछा बताओ इसका ऑर्डर क्या है, तो देखो ऑर्डर क्या है, 2 3 5 0 -7 2, ठीक है। पूछा बता दो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है, इसमें कितने रो हैं, रो 1 रो 2, 2 रो हो गए। कॉलम कितने हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो ऑर्डर क्या लिखते हैं, रो और कॉलम का ऑर्डर लिखते हैं। तो रो यहाँ कितने हो गए, 2, और कॉलम कितने हैं यहाँ पर, कॉलम हो गए 3। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 × 3, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा,
2x3 का, यानी 2 रो और 3 कॉलम है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। कह रहा है इफ a इक्वल टू 1 2 3 b इक्वल टू 2 4 6 देन प्रोडक्ट ऑफ ए बी विल बी। ठीक है, तो सिंपल में क्या निकालना, हमें प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट कैसे निकालना है, 1 2 3, ठीक, और एक यहाँ पर दिया हुआ है 2 4 6। ठीक है, ये क्या है, दो मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लिकेशन पूछा है, यानी हमें ए बी का मल्टीप्लिकेशन पूछा है। देखो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, अभी मैंने बताया था इससे पहले क्वेश्चन में, रो 1 हो गए और कॉलम कितने हैं, 3। इसमें रो 3 है, कॉलम 1 है, तो इनका जो प्रोडक्ट आने वाला है ना, उसका ऑर्डर कितना होगा, उसका ऑर्डर होता है, क्या होता है वो 1,1। ठीक है, इसका ऑर्डर का होता है, यानी हमारे पास जो भी अभी यहाँ पर नंबर आएगा उसका 1 रो एंड 1 कॉलम होगा, यानी 1 रो होगा और 1 कॉलम होगा, मतलब एक सिंगल नंबर बनने वाला है। यानी देखो, यानी तो या तो ऑप्शन नंबर सी होगा या तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये एक ऐसा सिंगल डिजिट आने वाला है जिसमें 1 रो और 1 कॉलम है। चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके। अगर 28 आया तो ऑप्शन नंबर सी, नहीं या तो ऑप्शन नंबर डी, नहीं आया तो ए और बी तो होगा ही नहीं। क्या, सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करेंगे, 1 को करते हैं पहले हम 2 से, 1,2 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2 करेंगे मल्टीप्लाई 4 से तो हो जाएगा 4 इंटू 2 8 प्लस, अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, ठीक है 6 से तो हो जाएगा 18, ऐड करो कितना आ गया 28। ठीक है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। लिखा है इफ मैट्रिसेस ए एंड बी आर कोफॉर्मल फॉर प्रोडक्ट ए बी देन ए बी इनवर्स। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज, यानी हमारे पास दो मैट्रिक्स है। ठीक है, दो मैट्रिक्स का हम क्या लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, उसका मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो किसके इक्वल होता है, ठीक है, तो याद रखना बेसिक प्रॉपर्टी है, ये बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन ए का ट्रांसपोज इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये बेसिक क्या है, ये बेसिक फॉर्मूला है, याद रखना। ठीक है, स्टार मार्क मारो मतलब इसको आपको याद रखना है, स्टार मार्क मतलब ये फॉर्मूला याद रखना। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 15 है इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इज सिमेट्रिक इफ। ठीक है, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है देन ए इज सिमेट्रिक कब होगा। ठीक है, अगर एज तो क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है ये कब होगा, जब ए और उसका ट्रांसपोज दोनों की इक्वल आ जाए। ठीक है, तभी क्या कहते हैं, तभी मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, सिमेट्रिक होता है, इसे कहते हैं सिमेट्रिक। ठीक, ऐसे टाइप के हम मैट्रिक्स क्या कहते हैं, हम सिमेट्रिक कहते हैं। अगर ऐसा मैट्रिक्स इसके इक्वल नहीं आता तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक, यानी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, हमसे पूछा था कि सिमेट्रिक है यानी सममित है, तो ऑप्शन क्या दिख रहा है, सममित यानी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होगा, जब ऑप्शन नंबर सी हमें करेक्ट मिल रहा है। यहाँ पर आते क्वेश्चन नंबर 16 में, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने पहले डिटर्मिनेंट के सारे हम टर्म्स को लिख लेते हैं। यहां लिख लेते हैं, कौन सा है, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। सॉल्व करते हैं तो 1 इंटू ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 4 4 माइनस 2 इंटू 0 0 माइनस 0 हो गया पहले ही। ठीक है, ये टर्म तो 0 हो गया, तो ये टर्म भी कुछ भी करो मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ कुछ भी एलिमेंट होगा वो 0 ही आएगा, प्लस 1। अब ये हो गया, इसमें करो मल्टीप्लाई तो ये भी 0 माइनस 0 आ जाएगा, क्या बच जाएगा एलिमेंट, स्टेप नंबर 4। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सिंपल हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई खास कंसेप्ट नहीं था। क्वेश्चन 17 आ रहा है, लिख रहा है इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ। अब देखो ध्यान दो कि ये क्वेश्चन क्या है, ये मैट्रिक्स है या डिटरमिनेंट है। ठीक है, मुझे बताना, ये एक डिटरमिनेंट है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसे बोलते हैं डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में आपको अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, क्यों, ये इस अगर ऐसा है इसे बोलते हैं मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक,
और ये क्या है, ये किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। ठीक है, डिटरमिनेंट का साइन ये होता है। ठीक, अब देखो यहाँ दिया डिटरमिनेंट, ये दोनों डिटरमिनेंट इक्वल है, यानी दोनों का वैल्यू पहले फाइंड आउट करो और तब इक्वेट करो। जैसे फर्स्ट हमारा डिटरमिनेंट कितना है 3x x1, और जो हमारा सेकेंड डिटरमिनेंट है वो है 3 2 4 1। ठीक, सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 1 3 माइनस 0.22 कितना हो जाएगा 8। यहाँ से क्या सकते हैं, 3 कैंसिल, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस 2√2। ठीक है, एक्स वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 2√2, यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 18 आते हैं, लिखा इफ ए आई जे 2x2 का मैट्रिक्स है देन के इज इक्वल टू। ठीक है, फिर से बेसिक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। ठीक है, कि अगर मान लो कोई एक मैट्रिक्स है 2x2 का, तो के ए का जो वैल्यू होता है, ठीक है, यानी किसी डिटरमिनेंट को अगर के ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या होती है उसके लिए क्या होती है के टाइम्स डिटरमिनेंट का अलग से वैल्यू फाइंड आउट कर लो, उसके इक्वल हो जाती है। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक प्रॉपर्टी है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो लिख लो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्या है बेसिक फॉर्मूला है, फॉर्मूला का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो आपने पहले पढ़ा होगा। क्वेश्चन 19 आते हैं, द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3 8 -4, 2 एंड 5 -1। ठीक है, तो एरिया यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ये क्या होता है, ये होता है 1/2, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, ये होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब चाहो तो ऐसा के सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो इसका दूसरा ऑप्शन में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया 1/2, अब देखो 3 -4 5, y1 y2 y3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 8 2 -1 और ये 1 1 1। क्या करना सिंपल, आपको इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लेना, इसके लिए कितनी आएगी, इसको आप पूरा अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 37.5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्योंकि कैसा है ये इस एरिया है तो एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये आएगा 37.5। क्या करना था यहाँ पर आपको सिंपल डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो आप पहले इस फॉर्मूला का यूज करके कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, लिख रहा है इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन ए इंटू एजेंट ए इक्वल टू एजेंट ए इंटू ए, तो ये किसके इक्वल होगा। देखो हमें किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपन उसका डिटरमिनेंट ए। ठीक, अच्छा ए इनवर्स को थोड़ा सा और कैसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स का मतलब हो गया 1/a की वैल्यू हम फाइंड आउट करने बता रहे हैं आप। ठीक है, 1/a, इसको लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय, ठीक, ऊपर जो 1 लिखे ये क्या होता है, 1 नहीं होता, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, पर क्या होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अब यहां से कैलकुलेट करो। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, यहां से आना चाहिए आपका कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, नहीं क्या होता है ये इसके इक्वल होता है, और इक्वल तभी होगा ना जब ये दोनों इक्वल हो। ठीक है, ए इंटू एजेंट ए निकालो चाहे एजेंट ए इंटू ए निकालो, ऐसा होगा तभी ये चीज पॉसिबल होता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये भी एक बेसिक प्रॉपर्टीज है सारे। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपने मैट्रिक्स चैप्टर और डिटरमिनेंट चैप्टर में इसको अच्छे से आपने पढ़ा होगा, चाहे आप कहीं से भी कोचिंग या कहीं भी आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो। तो आते क्वेश्चन नंबर 21 में, 21 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। ठीक है, किस पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो देखो मैं तो बताता हूँ इसको सिर्फ ग्राफ अगर आप याद रखो, ग्राफ याद रखोगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। तो देखो साइन का ग्राफ कैसा होता है, ये होता है हमारा साइन एक्स का ग्राफ। ठीक,
एंगल रख लेते हैं, कौन कौन सा एंगल, ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है हमारा पाई, ठीक, ये होता है हमारा साइन का ग्राफ। क्या ये ग्राफ कंटिन्यूस है π/2 पे? हाँ, π/2 पे क्या है, ग्राफ तो कंटिन्यूस दिख रहा है हमें, इस पॉइंट पे ग्राफ कंटिन्यूस है, यानी साइन एक्स तो कंटिन्यूस है। हमसे पूछा नॉट, कौन नहीं है। अब बात करें थोड़ा सा एक बार कॉस का, ठीक है, कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ये होता है हमारा कॉस एक्स का ग्राफ, ठीक, एंगल होता है 0, ये होता है हमारा π/2, ये होता है हमारा पाई, ठीक। अब देखो फिर से यहाँ पर, क्या π/2 पे ग्राफ कंटिन्यूस है कॉस एक्स का, तो हाँ ये भी, ये कॉस एक्स का ग्राफ भी π/2 पे कंटिन्यूस है, यानी भी कंटिन्यूस होगा। अब देखते हैं tan का ग्राफ क्या होता है, तो देखो ये होता है हमारा, ये बना रहे हैं हम tan का ग्राफ, tan एक्स का ग्राफ, ठीक है। tan का ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है, ये एंगल होता है हमारा π/2, ये होता है -π/2। अब देखो π/2 पे कभी ये टच नहीं करता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दोगे, जहाँ पर मैं रेड कलर से बना रहा हूँ यहाँ पर कभी इसको टच नहीं करेगा, मैं टच नहीं करेगा मतलब ग्राफ डिसकंटिन्यू हो जाता है फिर से, ठीक है, क्योंकि इसके आएगा ग्राफ फिर से क्या आएगा, इसके आएगा ग्राफ फिर से ऐसे आता है, ठीक है। तो देखो जहां पर मैंने रेड मार्क बनाया, यहाँ पर ग्राफ क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, ग्राफ टच नहीं कर रहा है, ऊपर सीधा कहाँ आ गया, नीचे आ गया ग्राफ, यानी ये कंटिन्यूस नहीं होता है। कौन, tan एक्स का ग्राफ, वो भी किस पॉइंट पर, π/2 पे, हमसे π/2 पे पूछा गया था, इसलिए π/2 पे tan एक्स कंटिन्यूस नहीं है। क्वेश्चन 22 है, द वैल्यू ऑफ k विच मेक्स x इंटू साइन 1/x, ठीक है, और एट वेन x नॉट इक्वल टू 0, और k होगा इस फंक्शन की वैल्यू k होगी जब x इक्वल टू 0 होगा, और ये क्या ग्राफ लिखा है कि ये कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 पे। तो देखो अब ग्राफ x पे हमसे पूछा गया था, यानी x टेंड टू 0, ठीक है, जब 0 नहीं है तो x साइन 1/x, इस पे कितनी होती है, इसको लिखते हैं हम साइन 1/x अपॉन 1/x, लिमिट x टेंड टू 0, और इसके लिए क्या पता है, इसकी 0 होती है। अब इसकी वैल्यू 0 है, ठीक, अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई और ये ग्राफ लिखा कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, तो सारे की सारी वैल्यू f(x) की हर वैल्यू के लिए, यानी f(x) की वैल्यू 0 हो तो भी 0 मिलेगा, f की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 पे, ठीक है, उसमें भी इसकी वैल्यू सभी के लिए क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। दैट मीन्स f जब 0 है उसमें इसकी वैल्यू k है, और ये वैल्यू भी 0 ही होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ग्राफ क्या है, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 पे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 22 का। आते हैं क्वेश्चन 23 पे, कह रहा है द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, किस पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्वेश्चन 23 की बात कर रहे हैं। तो देखो ग्राफ तो बहुत सारे इसके, अगर आपको तो mod x का ग्राफ पता है तो देखना mod x का ग्राफ कैसा होता है, mod x का ग्राफ ये होता है, ठीक है, ये होता है f(x) इक्वल टू mod x का ग्राफ, ठीक है। अब देखो यार नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल कहाँ पर नहीं होता है, इस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल है ही नहीं। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के जस्ट आगे पीछे अगर आपको इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको इसकी दो अलग अलग वैल्यू आएगी स्लोप की, यानी dy/dx, यानी f'(x), इसे कहते हैं डिफरेंशिएट, यानी dy/dx, ये डिफाइंड ही नहीं है। अब पूछोगे कि ग्राफ से देखोगे तो क्यों डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, लेट सपोज इसको जूम करके देखते हैं ना, लिख लो जूम इसको 8x, मतलब तो जूम करके बता रहे हैं थोड़ा सा। देखो इस पॉइंट पर क्या हो रहा होगा, ठीक है, ये पॉइंट होगा, ठीक, एक ग्राफ तो पूरा ऐसे जा रहा होगा, एक पॉइंट ऐसे जा रहा होगा, ठीक, इसको जूम करके बता रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि इस पॉइंट पर स्लोप इसका इधर आ रहा होगा ऐसे, इस पॉइंट पर जस्ट इस पॉइंट के पीछे, ठीक है, आगे स्लोप इधर आ गया, इस पॉइंट के जस्ट पीछे जाते हैं, ठीक है, जस्ट इस पॉइंट पर, तो स्लोप ऐसा आ रहा है। अब क्या एक पॉइंट पर दो स्लोप हो सकते हैं कभी, ठीक है, स्लोप की क्या वैल्यू, दो डिफरेंट वैल्यू हो सकती है एक पॉइंट पर, नहीं हो सकती है। स्लोप नहीं हुआ मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, और ऐसा कहां पर हो रहा है, जब x की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि ये पॉइंट कहां पर होता है, 0 पर होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये मैंने बताया आपको ग्राफ से, अगर आपको ग्राफ पे नहीं पता है तो अगर आपको चाहते हो पूरा मैथमेटिक्स लेंदी मैथड से करे जाओ तो वैसे भी मैं आपको करा सकता हूँ। कैसे,
हम चेक करते हैं, पहले इसकी लिमिट निकालते हैं। हम लिमिट निकालते हैं जब x की वैल्यू क्या है, h टेंस टू 0 माइनस, यानी 0 से जस्ट पहले, ठीक है, 0 से पहले वैल्यू की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा, कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा 0 माइनस h माइनस f0 डिवाइड बाई 0 माइनस h माइनस 0। ठीक, अब देखो यानी इसको क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, ये हो जाएगा हमारा f माइनस h माइनस f0 डिवाइड बाई माइनस h। अब देखो इसकी कितनी होगी, f माइनस h कैसा फंक्शन है हमारा, ग्राफ दिया कैसा फंक्शन है, मॉड का ग्राफ, यानी वो हर चीज को क्या बनाता है, पॉजिटिव बना देता है। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी h माइनस 0 बाई माइनस h, वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, एक चेंज कैंसिल होगा, वैल्यू आ गई -1। यानी इसका लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, -1। अब चेक करते एक बार हम थोड़ा सा राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट चेक करने का है कि लिमिट h टेंस टू, यानी 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो सीखेंगे 0 प्लस h, क्योंकि 0 से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, माइनस f0 अपॉन 0 प्लस h माइनस 0। ये हो जाएगा हमारा fh माइनस f0 बाई h। ठीक, fh की कितनी हो जाएगी, मॉड x होता है, यानी fh कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, क्योंकि क्या करता है, हर मॉड क्या करता है, हर चीज को पॉजिटिव कर देता है, यानी ये वैल्यू तो हो जाएगी h ही, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, -0 बाई h। कैंसिल आउट करोगे, वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 1, और लेफ्ट लिमिट कितनी आ गई -1। दोनों वैल्यू इक्वल है, अनइक्वल है। अनइक्वल है मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, किस पॉइंट पर हम ये लिमिट निकाल रहे थे, 0 पर, यानी 0 माइनस और 0 प्लस पर हम कैलकुलेट कर रहे थे, यानी 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये आपके दो मेथड है, एक ग्राफ मेथड से हो गया और सेकेंड हो गया आपका ये प्रॉपर मैथमेटिकल मेथड से। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, अब आपके आ गए थोड़े सिंपल वाले क्वेश्चन। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है ना, डी बाई डी एक्स को, हमें डिफरेंशिएट करना है अंडर रूट ऑफ टेन एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको क्या सकते हैं, डी ऑफ अंडर रूट ऑफ टेन एक्स डिवाइड बाई डी ऑफ टेन एक्स। ठीक, लिख सकते हैं डी ऑफ टेन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। इसको कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 अंडर रूट ऑफ टेन एक्स। ठीक है, क्योंकि हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन से कैलकुलेट कर रहे हैं, और टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ टेन एक्स। देखो थोड़ा सा क्या है ना कि ये आप थोड़ा सा ध्यान दो, देखो उन्होंने ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी इन्होंने दोनों को सेम लिख दिया है। ठीक है, तो वैसे एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं मिलेगा, वहां पर आपको सही ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या था, दोनों सेम ऑप्शन थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों का आंसर क्या हो जाना चाहिए, ए और डी दोनों होगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं मिलने वाला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 कह रहा है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, 2 dx बाई डी एक्स हो गया, ठीक है, प्लस 3 ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स। अगर हम इसे हम करें डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 3 dy बाई डी एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएट कितना आता है, cos x। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितनी हो जाएगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा cos x -2 बाई 3। ठीक है, और ये हमें करेक्ट ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। ठीक है, फिर से कह रहा है डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले में लिखा है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में 2 और 3 मिला था, जहां पर मैंने कुछ एजम्पशन माना था। मैंने कहा था कुछ स्टैंडर्ड एजम्पशन कहते हैं, जैसे यहाँ पर
एक्स को हम हमेशा एज्यूम करेंगे एक्स इक्वल टू tan थीटा। ठीक, ऐसा करने से क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा कॉस इनवर्स, ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये वाली कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स और 1 माइनस tan का थीटा अपॉन 1 प्लस tan का थीटा। इसकी वैल्यू मैंने कितनी बताई थी अभी कुछ देर पहले, cos 2 थीटा। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये 2 थीटा के इक्वल, और थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा। थीटा कितना हो जाएगा, x इक्वल टू tan थीटा है, तो थीटा इक्वल टू क्या था, tan इनवर्स x। चाहे इसको लिख सकते हैं 2 इंटू tan इनवर्स x। ठीक है, ये आ गई हमारी cos इनवर्स 1 बाई एक्स की वैल्यू। तो d बाई डी एक्स हमसे पूछा गया था cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, दैट मीन्स 2 इंटू tan इनवर्स एक्स का। यानी पहले से हमने क्या किया, सॉल्व किया, सॉल्व करेंगे तभी क्वेश्चन इजी सॉल्व होगा। तो 2 का 2 बाहर आ गया और tan इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 27 है। ठीक है, डी बाई डी एक्स लॉग 5x इच किसके इक्वल होगा। ठीक है, फिर से अच्छा क्वेश्चन है काफी। तो देखो लॉग 5x, ठीक है, पहले इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं चाहे तो लॉग बेस ई इंटू एक्स अपॉन लॉग बेस ई इंटू 5। ठीक, इसे हमें करना है डिफरेंशिएट, यानी इसका हमें डी बाई डी एक्स के लिए फाइंड आउट करनी है। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या फाइंड आउट करना था, लॉग 5x। अब देखो ये वैल्यू तो कांस्टेंट है 1 बाई कौन सी वैल्यू, लॉग 1 बाई लॉग ई बेस ई 5। ठीक, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, बच जाएगा क्या, हमें किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स। ठीक, जब भी बेस ई होता है तो उसका डिफरेंशिएट क्या आता है, तो ये तो पहले लिख लेते हैं लॉग बेस ई 5 और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स। इसलिए यहां पर से ठीक है, यानी इसको हम सकते हैं 1 बाई लॉग बेस ई और नंबर हो गया 5 इंटू एक्स। अब देखो फिर से क्या कर सकते हैं, एक हमें पढ़ा होगा ना कि मान लो ऐसा लिखा है कि लॉग ए बेस ई है और ये बी लिखा है, इसको हम चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग, इसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला बी और ए। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस ई 5 को लिख सकते हैं, लॉग बेस में 5 आ जाएगा, ई ऊपर चला जाएगा। ठीक, और एक तो नीचे से पहले से था ये एक्स, तो ये एक्स ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन पे आते हैं हम 28 में, कह रहा डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स क्यूब कितना होगा। ठीक, तो देखो डी बाई डी एक्स पूछा है हमसे और वो है ई टू द पावर एक्स क्यूब। ठीक, इसको लिख सकते हैं डी बाई डी ई टू द पावर एक्स क्यूब बाई डी बाई एक्स क्यूब। एक्स क्यूब कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएट, और डिवाइड किया है डी एक्स क्यूब से, तो डी ऑफ एक्स क्यूब बाई डी एक्स फंक्शन तरीका है। इसके लिए कितनी हो जाएगी, ये तो सिंपल सेम ही हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स क्यूब इंटू 3x क्यूब का हो जाता है 3x स्क्वायर। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब। ठीक है, और यहाँ से जो आपको करेक्ट ऑप्शन मिलेगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ हमें, y की वैल्यू, y की वैल्यू देना है x टू द पावर 20। तो हमसे पूछा है डबल डिफरेंशिएट ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कितना होगा, सबसे पहले हम निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और एक्स का पावर 20, ये हो जाएगा 20 इंटू एक्स टू द पावर 19। अब हमें निकालना है डबल डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, अब ये वैल्यू मैंने फाइंड किया है यहाँ पर 20 एक्स टू द पावर 19। इसको लिख लेंगे 20 और एक्स टू द पावर 90 को करेंगे डिफरेंशिएट, तो यह आ जाएगा 19
और x का पावर एक कम कर लो 19 से 18, ये उसको मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 380 इंटू एक्स टू द पावर 18। ठीक, और इस टाइप से आपका जो करेक्ट ऑप्शन मिलेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक, यहाँ पे दिया हमें अगर x की वैल्यू कितनी है 4t है, ठीक, और y की वैल्यू कितनी गिवन है 4/t, तो पूछे बताओ dy/dt dx की वैल्यू कितनी होगी। तो पहले निकालते हैं dx/dt यानी dy/dt, dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो dy/dx को लिख सकते हैं dy/dt अपॉन dx/dt, इसको ऐसे लिख सकते हैं। dy/dt के लिए कैलकुलेट करते कितना आ जाएगा, जबकि y कितनी है, y की वैल्यू है 4/t, तो हो जाएगा -4/t²। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, सिंपली डिफरेंशिएट किया है, जो बेसिक रूल्स होता है वो आपने पढ़ा होगा पहले भी। और 40 का कितना हो जाएगा, 40 का हो जाएगा डिफरेंशिएट करने पर ओनली 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना बच जाएगा -1/t²। और इस टाइप से आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन 30 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते क्वेश्चन नंबर 31, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ठीक है, क्या पूछा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी वृत्त के परिमिति के परिवर्तन का दर त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, उसको मान लो हम ए से डिनोट करते हैं, एरिया पी से डिनोट करते हैं, इसे पेरीमीटर को पी से, तो हो जाएगा 2πr, सर्कल का होता है पेरीमीटर, इसकी परिमिति होती है त्रिज्या, वृत्त की परिमिति होती है 2πr। हमसे पूछा है dp अपॉन किसके एस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष में, रेडियस त्रिज्या के सापेक्ष में, तो लिखेंगे 2π इंटू dr अपॉन dr, क्योंकि हमें रेडियस के सापेक्ष में निकालना है, तो ये हो जाएगा ओनली 2π और dr/dr के लिए कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ से चेंज इन पेरीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस कितना आ गया 2π और कितना सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर आएगा, क्यों, क्योंकि पेरीमीटर का भी यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर और रेडियस का भी यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है, और पूछा गया था एट r = 5 सेंटीमीटर पे, अब r तो यहाँ पे कोई टर्म आया ही नहीं, तो क्या होगा, इसका जो रेट है वो क्या है, कांस्टेंट है, जिसमें 2π सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर के दर से ही वो चेंज होगा। ठीक है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में 32 देखते हैं, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, मान लो कह रहा है कि मान लो ये मेरे पास एक क्या है, एक मेरे पास घन है, ठीक है, क्यूब को क्या बोलते हैं घन है, कह रहा है घन का जो एज मतलब ये जो साइड लेंथ है, ठीक है, लेंथ, इसको मान लो हम एज नोट कर रहे हैं, इसका जो किनारा ए हो गया, ये बढ़ कैसे रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के दर से बढ़ रहा है, यानी डी ए अपॉन डी टी टाइम के में कैसे बढ़ रहा है ये 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, तो पूछा बताओ कि इसका वॉल्यूम कैसे चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जब एज कितना हो, तो हमसे पूछा कि बताओ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है किसी भी घन का, इक्वल टू उसके किनारे का क्यूब, तो dv अपॉन dt कितना हो जाएगा टाइम के एस्पेक्ट में, हमें यही कैलकुलेट करना है, तो हो जाएगा 3a² इंटू dA अपॉन dt। ठीक, तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है dv अपॉन dt की, कब, जब साइलेंट कितना हो, देखो साइलेंट लिखा है जब 5 सेंटीमीटर लॉन्ग हो, जब 5 सेंटीमीटर हो, तो हो जाएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू डी अपॉन dt के लिए कितनी है 10, तो यहां से वैल्यू कैलकुलेट करो तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका 750 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका जो वॉल्यूम चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है 750 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की स्पीड से उसका क्या है आयतन चेंज कर रहा है, यानी यहां से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 33 है, विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग ऑन 0 एंड π/2, 0 से π/2 के बीच में कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। देखो फिर से पहले cos x देखते हैं क्या डिक्रीज करता है 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो देखते हैं cos x, इसको कहते हैं मान लो ये f है, ठीक, इसका निकालते f डैश x, ये कितना आता है, ये आता है -sin x,
क्या माइनस साइन एक्स की वैल्यू 0 से पाई बाई टू के बीच में क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। अगर ये हो गया पॉजिटिव, ठीक, अगर ये पॉजिटिव है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, पूरी की पूरी कितनी आ जाएगी, नेगेटिव। ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, पूरा नंबर नेगेटिव। यानी एफ डबल डैश यानी इसका डेरिवेटिव कितना आ गया, नेगेटिव। डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब क्या है, डिक्रीजिंग है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सही है, ये डिक्रीज कर रहा है। अब आते हैं सेकंड में। सेकंड क्या है हमारा, लेट सपोज एफ एक्स अगर टू कॉस 2x है, देखते हैं ये डिक्रीज करता है कि नहीं करता है। इसका एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ जाएगा -2 ऑफ साइन 2x। ये वाली तो नेगेटिव हो गई। अब क्या साइन 2x 0 और पाई बाई 2 के बीच में डिक्रीज कर रहा है, ठीक। x की वैल्यू है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, x है 0 से पाई बाई 2, तो 2x हो जाएगा हमारा 0 से पाई, ठीक। अब बताओ साइन एक्स का ग्राफ क्या, साइन 2x का ग्राफ क्या बनेगा, साइन 2x का ग्राफ बनेगा 0 से पाई के बीच में। ठीक है, ये ग्राफ क्या होगा, साइन 2x की वैल्यू भी 0 से पाई के बीच में कितनी होगी, या फिर कहोगे 0 से इसकी वैल्यू भी हमेशा क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा नंबर हो जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, साइन 2x भी क्या होगा, 0 से पाई बाई 2 की रेंज में क्या होगा, हमेशा नेगेटिव आएगा, यानी ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी भी हो जाएगा डिक्रीजिंग। ठीक, अब आप चेक करना cos 3x को और tan x को, ये सारे के सारे ग्राफ क्या होते हैं, ये सारे के सारे ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, इसको आप फर्दर चेक कर सकते हो। वैसे एग्जाम में आपको एक ही ऑप्शन में दिया जाएगा, क्योंकि इस ऑप्शन में तो आपका ऑप्शन ए भी सही हो जा रहा है और बी सही हो जा रहा है, लेकिन एग्जाम में आपको एक ही करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। ठीक, अब आते क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन 34 है, फंक्शन क्या लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू tan x माइनस एक्स। ठीक, कह रहा ग्राफ कैसा है, ऑलवेज इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या नेवर डिक्रीज, या समटाइम्स इंक्रीज और समटाइम्स डिक्रीज। तो देखते हैं, इसका निकालते हैं पहले फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x और x का हो जाएगा 1। अब बताओ sec स्क्वायर x का ग्राफ की वैल्यू कितनी होती है। देखो sec x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, याद रखना, ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा 1 होती है। अगर ये 1 है तो sec स्क्वायर x की वैल्यू भी 1 से ज्यादा होगी। अगर ये 1 से ज्यादा है, ठीक, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा नंबर कैसा आएगा, हमेशा नंबर जो आएगा पॉजिटिव नंबर आएगा, क्योंकि sec स्क्वायर x की वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो 1 से ज्यादा नंबर में से अगर 1 घटाओगे तो नंबर हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, यानी एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एफ डैश एक्स, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ की वैल्यू कितनी आ गई, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है मतलब ग्राफ हमसे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी ग्राफ कैसा हमेशा वर्धमान है, यानी इंक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन 35 आते हैं, लिखा है द फंक्शन, यानी एक फलन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इंक्रीजिंग। ये ग्राफ अगर इंक्रीज कर रहा है तो किस इंटरवल में, ठीक है, कौन से इंटरवल में ये इंक्रीज करेगा। तो चेक करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, 4x⁴ माइनस 2x प्लस 1। ठीक, इसका निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, ये आ जाएगा 16x³ माइनस 2। ठीक, कह रहा है ग्राफ क्या इंक्रीज करेगा, कब ये ग्राफ इंक्रीज करेगा। तो लेट सपोज देखते हैं एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर 0 हो तो हम बताएंगे, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो हो जाएगा 16x³ माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से आ जाएगा x³ यानी 8x³ इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 टू द पावर 1/3। ठीक है, या फिर करोगे इसकी वैल्यू गई 1/2। ठीक है, सिंपल 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/8 की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 1/2। ठीक है, कैसे, यहाँ से x³ हो जाएगा 1/8
और 1/8 का अंडर क्यूब रूट निकालोगे तो आ जाएगा 1/2। यानी ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में ग्राफ को 2 पॉइंट में डिवाइड कर रहा है। कहाँ पर? 1/2 में। अब चेक करते हैं कौन सा पॉइंट लेते हैं। 1/2 से पहले का पॉइंट लेते हैं, देखते हैं वहां पर ग्राफ क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक, अगर यहाँ पर ग्राफ, अगर यहाँ पर वैल्यू लेते हैं, अगर एक्स की वैल्यू अगर आप ले लो, ग्राफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ठीक, तो देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू, ठीक है, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है? 16x³ - 2। अगर x की वैल्यू 1/2 से पहले लेते हैं, 1/2 से पहले वैल्यू कौन सा हो सकता है? 0 होगा, सबसे सिंपल पॉइंट है, 0 ले लेते हैं। अगर 0 लोगे तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? 16 × 0³ - 2। वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू आ गई -2, मतलब नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ग्राफ डिक्रीजिंग, यानी इस रेंज में, ग्राफ क्या है? ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। ठीक, यानी 1/2 से पहले x की वैल्यू 1/2 से छोटा होगा तो ग्राफ डिक्रीज करेगा। अब आगे पॉइंट देखते हैं ग्राफ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज। तो आगे का पॉइंट ले लेते हैं, मान लो 1, तो 1 पे चेक करते हैं। तो अगर 1 पे इसको चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 × 1³ - 2, नहीं 16 - 2 कितना आ गया? 14। ये नंबर कैसा है? नंबर है पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या मतलब? ग्राफ इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ग्राफ इंक्रीजिंग कब है? जब x की वैल्यू 2 से ज्यादा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? यहाँ से ऑप्शन नंबर सही है, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2 नहीं 1/2, 1/2 करेक्ट कर लेना। ठीक, 1/2 से जब ग्राफ क्या होगा? इंक्रीजिंग ग्राफ है। इसको ऐसे चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y = 3x⁴। ठीक है, ये हमें कर्व का इक्वेशन दिया है। ठीक है, वक्र है y = 3x⁴ - 4x। पूछ रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका मान लो इसका ग्राफ कुछ भी होगा। ठीक, मान लो ग्राफ कुछ इस टाइप से है मान लो। ठीक, तो हमसे पूछा बताओ एट द पॉइंट कहाँ? x की वैल्यू 4 पर, मान लो 1 2 3 4, मान लो अगर x की वैल्यू 4 यहाँ पर है, तो बताओ इस पॉइंट पर इसका स्लोप का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, इस पॉइंट पर स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको करते हैं डिफरेंशिएट, डिवाइड dx। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16x³ - 14। हमसे कहाँ पर पूछा गया है? एट x = 4 पे, यानी जब x की वैल्यू 4 हो, यानी डिवाइड बाई dx व्हेन x = 4 पे। तो रखते हैं, हो जाएगा 12 × 4³ - 4, यानी 12 × 16 - 4। इन 192 - 4 कितना देगा? अच्छा, डीएस हो जाएगा हमारा 64, 60 नहीं है, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छे से कैलकुलेट करना है इसको। ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 12 × 64 - 4। ये हो जाएगा, माइनस पर पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 8, 768 - 4 कैलकुलेट करो तो ये वैल्यू हो जाएगी 764। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी एम की वैल्यू हो गई कब? एट x = 4 पे। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। आते क्वेश्चन नंबर 37 में, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y = 2x² + 3 sin x एट x = 0। तो यहाँ पर जो हमें ग्राफ दिया है वक्र का, वो क्या है? इन कर्व का वो दिया है 2x² + 3 sin x। पूछा बताओ स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, यानी अभिलंब की प्रवणता पूछ रहा है। ठीक है, जिससे मान लो क्या होगा ना कि अगर इसका मान लो ग्राफ कुछ इस टाइप से हो गया, ठीक, तो पूछा बताओ इस पॉइंट पर, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। ठीक, इस पे जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल मतलब इसके जो परपेंडिकुलर आएगा, इसका स्लोप हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये स्लोप पूछा गया। तो मान लो इसके स्लोप को हम कह लेते हैं m1, ये स्लोप m1 है और ये स्लोप m2 है। अगर m1 m2 पे अगर परपेंडिकुलर है दोनों, तो m1 × m2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -1। m2 में पता करना है, m2 तो हमें फाइंड आउट करना है। उससे पहले हम m1 कैलकुलेट कर लेते हैं। m1 हो जाएगा ये
यानी dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा हमारा m1, ठीक, ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 3 cos x, ठीक। यानी यहां से हम सकते हैं 4x प्लस 3 cos x इंटू m2 इक्वल टू -1, ठीक। यानी यहां से क्या सकते हैं, और हमसे कहां पर पूछा गया है, हमें एट एक्स इक्वल टू जीरो पूछा है, यानी एट एक्स इक्वल टू जीरो। अगर एक्स के लिए जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो प्लस ये 3 cos x हो जाएगा ओनली 3, ये cos जीरो की वैल्यू हो जाती है 1 इंटू m2 इक्वल टू -1। दिस इंप्लाई लिख सकते हैं कि m2 की वैल्यू इक्वल टू -1/3, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 37, ठीक, क्वेश्चन 37 का हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी -1/3। आते क्वेश्चन 38 में, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है। फिर से हमसे नॉर्मल का इक्वेशन पूछा गया है, ठीक है। कर्व y इक्वल टू साइन एक्स एट 0,0 पे। देखो एक ग्राफिकल मेथड, साइंस का ग्राफ कैसा होता है, ये ग्राफ होता है साइंस का ग्राफ ऐसे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे इस पे ये होगा इसका स्लोप, ठीक। इस पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। हमसे इसका इक्वेशन पूछा है, फाइंड आउट करके बताओ, ठीक है। क्योंकि ये किसका ग्राफ था, ये ग्राफ था हमारा साइन एक्स का ग्राफ, ठीक। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम क्या चाहिए कि y इक्वल टू गिवन है हमें साइन एक्स, ठीक। तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं पहले, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा cos x, ठीक। एंड एट कहाँ पर निकालें, 0,0 पर, तो dy बाई डी एक्स के लिए कितनी हो जाएगी 0,0 पर, यानी x के लिए कितना पुट करेंगे 0, तो हो जाएगा यानी cos 0, और cos 0 डिग्री के लिए कितनी होती है 1, यही स्लोप आ गया। इसको मालूम हमने m1 का, ठीक है। m1 क्यों कहा, इस वाले स्लोप को हमने कहा m1, ठीक। इस वाले स्लोप को कहते हैं हम m2, ठीक। तो अगर दोनों परपेंडिकुलर अभी, तो मैंने क्या बताया था कि m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए -1, m1 की वैल्यू आएगी 1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होना चाहिए। दिस इंप्लाइज कि यहाँ पर हमारा m2 की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब स्लोप की वैल्यू आ गई m2 की वैल्यू -1, हमसे पूछा कहाँ गया, एट x इक्वल टू 0,0 पर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। और नॉर्मल हम क्या कहते हैं हिंदी में, नॉर्मल कहते हैं अभिलंब का समीकरण, ठीक है। यानी अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप m, यानी m2 इंटू एक्स माइनस x1। हमसे पॉइंट कितना दिया हुआ है x1, y1, किस पॉइंट पर पूछा गया है 0,0 पर, ठीक। तो यहाँ लिख सकते हैं कि y माइनस 0 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू कितनी आई है -1, और इस जगह x माइनस 0, यहाँ लिख सकते हैं y इक्वल टू -6। दिस सिंपल लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, यानी ये हो गया ये अभिलंब का समीकरण, यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन मिलेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक। हमें यहाँ ग्राफ दिया हुआ है, जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है एफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 1/x, ठीक। एफ एक्स की वैल्यू 1/x है, तो देखो हमें पूछा गया इसका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। इसका निकालते पहले फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा ये 1 माइनस 1/x², ठीक। अगर हमें फॉर मैक्सिमम और मिनिमम केवल, अगर फॉर मैक्सिमा और मिनिमा जो भी निकालना हो, क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है 0 के इक्वल आना चाहिए, इसको 0 से इक्वेट करते हैं, यानी 1 माइनस 1/x² इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x² की वैल्यू 1 और x की वैल्यू वो 2 आ जाएगी +-1, यानी x की 2 वैल्यू आई +-1 पे, यानी 2 वैल्यू पे चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर मिनिमा मिल रहा है कहाँ पर मैक्सिमम मिल रहा है। पहले निकालते इसका डबल डेरिवेटिव f डबल x निकालोगे, यानी इसका निकालोगे डेरिवेटिव, तो हो जाएगा 0 -1 और x² का हो जाएगा हमारा
इंटू -2/x³, ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी 2/x³, डबल डेरिवेटिव। चेक करते हैं डबल डेरिवेटिव कब, एट x इक्वल टू -1, कितना हो जाएगा 2/-1 का क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगा -2। अगर इफ डबल डैश यानी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है यानी उसमें हमें क्या मिलता है, जब नेगेटिव आता है उसमें मिलता है हमें मैक्सिमा, ठीक है, क्या मिलता है हमें उसमें हमें मिलता है मैक्सिमा, ठीक। अच्छा, अगर उसमें हमें मिल रहा है मैक्सिमा तो उस मैक्सिमा की वैल्यू कितनी होगी, ठीक, यानी हमें कब मिल रहा है -1 पे मिल रहा है मैक्सिमा, अगर -1 पे मैक्सिमा मिल रहा है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ये कब मिलेगा हमें, ये मिलेगा एफ एट एक्स इक्वल टू -1 पे, और -1 पे वैल्यू रख लो, यानी x प्लस 1/x था, ठीक, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1/-1, तो ये आ जाएगा -2, ये होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो चेक कर लेते हैं ना कि एट एक्स इक्वल टू 1 पे क्या मिलता है, इसका तो करेक्ट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कितना आ गया हमारा -2, जो कि मैक्सिमम वैल्यू। आते क्वेश्चन नंबर 40 में, 40 में क्वेश्चन सेम है, बस एक चीज डिफरेंस क्या है, अब पूछा बताओ मिनिमम वैल्यू कब होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमें कब तक मिली थी, पुरानी कैलकुलेशन को मैं फिर से नहीं कर रहा हूँ, पुराना कैलकुलेशन तो आप फिर से कर लोगे, ठीक है, ये आया था हमारा x प्लस 1/x, ठीक, हमने एफ डेस एक्स निकाला था, ये आ गया था 1 - 1/x², यहाँ से हमने जब इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने 0 से इक्वेट किया था तो x की दो वैल्यू आई थी +-1, ठीक, x इक्वल टू -1 पे तो हमें मिला था क्या, मैक्सिमा। चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1 पे क्या मिलता है, ठीक, तो इसका मैं निकाला था डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव कितना आया था अभी, डबल डेरिवेटिव आया था 0 + 2/x³, ठीक, इफ डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल टू पे कितना आएगा 1 पे, तो जाएगा 0 + 2/1, कितना आ गया 2 आ गया, पॉजिटिव आ गया यानी ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव मतलब उसमें क्या मिलेगा हमें, मिनिमा, उसमें हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। कब मिल रहा है, एट x इक्वल टू 1 पे मिल रहा है, तो f1 तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 1 + 1/1, तो कितना आ जाएगा 2, एक कौन सी वैल्यू है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, एट x इक्वल टू 1 पे, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। 39 में हमसे पूछा था मैक्सिमम वैल्यू और क्वेश्चन 40 में हमसे पूछा है मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा इसका एक मैं छोटा सा ट्रिक आपके लायक आपको पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, लेकिन यहाँ देखो ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है, तो देखो पॉसिबल इसका ग्राफ एक्चुअल में हो कैसा ग्राफ बन रहा है, कुछ किस टाइप का ग्राफ होगा, तो कह रहा है कि एट x इक्वल टू 1 पे मिल रहा है हमें मिनिमम वैल्यू और -1 पे मिल रहा है हमें मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और उस मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है -2, यानी ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है -2 पे मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है, तो देखो मैक्सिमम वैल्यू होगी यानी ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ पर मिल रही है कितनी मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पर मिल रही है, मिनिमम वैल्यू मिल रही है यहाँ पर, ठीक है, यानी ग्राफ कुछ इस टाइप से आया होगा कुछ, ठीक है, कुछ इस टाइप से ग्राफ होगा, ग्राफ कुछ इसका इस टाइप से होगा कि हमें जहां पर है माइनस, ठीक है, जब x इक्वल टू -1 है उसमें मिल रही है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये होता है मैक्सिमम वैल्यू किसी भी ग्राफ का, और 1 पे मिल रहा है मिनिमम वैल्यू, यानी मिनिमम वैल्यू ये है ग्राफ की, ठीक है, ये हो गया हमारा मैक्सिमा और ये हो गया हमारा मिनिमा, ठीक है, इसका ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है जो कि आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो ये था हमारा सेट 2 का टोटल 40 क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा भी लग रहा हो थोड़ा सा, ठीक है, समझ आ रहा हो तो हमारे, ठीक है, अगर हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट डे हम फिर से लेके आएंगे मैथ के क्वेश्चन सेट 3 और जल्दी हम आपको केमिस्ट्री और बायो का भी सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन विद कंसेप्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।